हाय ऑल, वेलकम बैक टू अंकित चौधरी एजुकेशन। और आज की क्लास में हम कोहेरेंट और उसके डेरिवेशंस को समझने की कोशिश करेंगे। तो ये देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे कि कोहेरेंट फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है। यार इसकी थ्योरी मैंने आपको पिछले क्लास में बता दिया था। अब आ जाइए इस टॉपिक पे। मान लीजिए आपके पास दो लाइट के सोर्स हैं, ठीक है। अब मैं कुछ इस प्रकार से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, पहला वेव ये रहा, ठीक है। दो डिफरेंट वेव है। ये है आपका वेव 1, ये है आपका वेव 2, ठीक। और ये दोनों वेव एक जगह पे आके इंटरफेयर कर जाएंगे। मतलब सपोज ये किसी स्लिट से पास करते हैं, पास करने के बाद ये दोनों वेव फर्दर इंटरफेयर कर जाएंगे, ठीक है। इनकी एनर्जी इंटरमिक्स हो गई। एनर्जी इंटरमिक्स हो गई तो आप इसे क्या कहोगे? आप इसे कहोगे इंटरफेरेंस, राइट। ओके, तो हमें कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को ही समझना है। कब कंस्ट्रक्टिव होता है? जब क्रस्ट मिलते हैं। और कब डिस्ट्रक्टिव होता है? जब ट्रफ मिलते हैं। तो ये जो y1 इज इक्वल टू a sin ओमेगा t दिया हुआ है, आप इसको समझो अच्छे से। ये मेरा मान लो वेव है, इसकी इक्वेशन मैं लिख रहा हूं y1 इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, राइट। एक एक चीज समझो इसमें। सबसे पहले आपको समझना ये पड़ेगा कि ये कहना क्या चाहता है। y1 है क्या यहाँ पे? y1 इस पूरे वेव के लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, जहां पे a इसका एम्पलीट्यूड है, राइट। दिस इज द एम्पलीट्यूड। ओके, ओमेगा जो है यहाँ पे, दिस ओमेगा रिप्रेजेंट द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, राइट। आप फ्रीक्वेंसी कह लो, वेलोसिटी कह लो, चलेगा। एंगुलर वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है, आगे की ओर किस वेलोसिटी से प्रोसीड कर रहा है। और t है टाइम पीरियड। एक छोटे से वेव का क्या टाइम पीरियड होगा? इसे हम कहेंगे t। सिमिलर वे में ये दूसरा वेव है। इसका जो इक्वेशन था, अगर आप नोटिस किया होगा आपने, तो वो था y2 इज इक्वल टू a साइन ब्रैकेट में ओमेगा टी प्लस में फाई, राइट। देखिए ध्यान से, ये इसका इक्वेशन। यहाँ पे फाई का क्या मतलब है? फाई है यहाँ पे फेज डिफरेंस। दिस फाई इज फेज डिफरेंस, ठीक है। अब होगा तो ये ना कि दोनों वेव अलग अलग फेज में ट्रेवल कर रहे होंगे, तभी तो इंटरमिक्स करेंगे। सेम फेज वाले इंटरमिक्स करते हैं तो कुछ ज़्यादा इफेक्ट दिखाते नहीं है। तो दो डिफरेंट वेव्स के टू अलग अलग कोहेरेंट सोर्सेज के आपने लाइट वेव्स यहाँ पे रिप्रेजेंट करा दिए। ओके, ए और बी जो है इसके एम्पलीट्यूड है, मैं बता चुका हूँ। फाई जो है इसका फेज एंगल है, जिसे आप फेज डिफरेंस ये भी कह सकते हो। ओके, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाना है। जब भी इंटरफेरेंस होता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगता है। एक y नाम का अलग से वेव बनेगा, जहां पे y1 और y2 इंटरमिक्स कर जाएगा। y1 की वैल्यू ये पूरी डाल दीजिए आप, a sin ओमेगा t। ध्यान से देखिए, y2 की वैल्यू b sin ओमेगा t प्लस फाइव, b sin ओमेगा t प्लस फाइव, यहाँ पुट कर दिया y2 की जगह। यहाँ पे इस जगह पे आपने फॉर्मूला लगा दिया साइन a प्लस b का, राइट। तो वो फॉर्मूला आपने इस्तेमाल कर लिया। उसके बाद इस इक्वेशन को आपने एक्सपैंड कर लिया फॉर्मूला लगाने के बाद, ठीक है। उसके बाद आपने इक्वेशन को सॉल्व किया, मिनिमाइज हो गया ये सारी वैल्यूज। आपको ये मैथमेटिक्स का फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे, इस पोर्शन पे जिसे मैं हाईलाइट करूंगा, राइट। इस जगह पे आपको फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। यहाँ पे आप करो फॉर्मूला लगाओ, ठीक, और ये सॉल्व हो जाएगा। चलिए आगे डिस्कस करते हैं इसको। ओके, अब आगे क्या बोला हुआ है कि जब आपने यार इसको सॉल्व कर लिया, y बराबर साइन ओमेगा टी ब्रैकेट में a प्लस बी कॉस फाइव प्लस में कॉस फाइव टी इंटू में b साइन फाइव, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे a प्लस बी कॉस फाइव को आपको r कॉस थीटा मानना है। यस, आपको स्ट्रेंज लग रहा होगा, बट आपको इसको लेट करना है। ये वाला पोर्शन जो है वो लेट का है, आपको यहाँ पे लेट करना है इन वैल्यूज को। ये दो वैल्यूज, ये वाला और ये वाला, पुट करना है एक तरीके से, ठीक। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है a प्लस बी कॉस फाइव। a प्लस बी कॉस फाइव की जगह आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो? लिख सकते हो आप r कॉस थीटा, तो यहाँ पे लिख देना r कॉस थीटा, राइट। तो ये इक्वेशन देखो, ये y अपनी जगह पे है, यहाँ पे साइन फाइव टी ओमेगा टी सॉरी अपनी जगह पे है, बट इस पूरे की जगह आ गया r कॉस थीटा। ये वाला आ गया r कॉस थीटा, हमने ये लेट किया हुआ था इसकी वैल्यू। ये वाला प्लस, टू बी वेरी सीरियस आप इसको नोट करो, ये वाला प्लस अपनी जगह पे है, यहाँ पे भी प्लस अपनी जगह पे है। ओके, अब आपको करना क्या है? कॉस फाइव टी तो अपनी जगह पर रहेगा, कॉस ओमेगा टी अपनी जगह पर रहेगा, डॉट बी साइन फाइव को आपने क्या लेट किया है? आपने लेट किया आर साइन थीटा, तो आप यहाँ पुट कर दो आर साइन थीटा। फर्दर यहाँ से दोनों इक्वेशन में यहाँ भी आर है, यहाँ भी आर है, यहाँ से आर कॉमन आ जाएगा, अंदर ये बड़ी सी इक्वेशन बन जाएगी। और इस इक्वेशन को आप ध्यान से नोट करो तो ये फॉर्मूला भी होता है। किसका फॉर्मूला होता है? ये फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी का, साइन ए प्लस में बी का। मैथ्स में आपने ये बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पे ए क्या है? ए है आपका कॉस फाइव, ठीक है। और बी क्या है? सॉरी, ए क्या है यहाँ पे? ओमेगा टी, और बी क्या है यहाँ पे? थीटा, ठीक है। तो ये आ गया ओमेगा टी थीटा, ये बन गया। दिस इज ऑल अबाउट योर हार्मोनिक वेव।
ये होता है हार्मोनिक वेव, मतलब इंटरमिक्स होके आ गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चीज समझिए। 10 द रिजल्टेंट वेव इज अ हार्मोनिक वेव ऑफ एम्पलीट्यूड आर, जिसका मैं बात कर रहा था, ये जो रिजल्टेंट वेव है ये है हार्मोनिक वेव, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, इसको क्लियर करता हूं। यहाँ पे ये है आपका हार्मोनिक वेव, तो क्या बना था वो, रिजल्टेंट वेव जो कि y था, जिसमें कॉम्बिनेशन चल रहा था y1 प्लस में y2 का, तो ये जो y है ना आपका, ठीक है, ये y है आपका हार्मोनिक वेव, हार्मोनिक वेव। ठीक है, अब आपने हार्मोनिक वेव के बारे में क्लास 11th में पढ़ा होगा, हार्मोनिक वेव क्या होता है। ठीक है, एक तरीके से मान लीजिए कि इसकी सारी चीजें, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, सब कुछ एक ही डायरेक्शन में होती है, इसे कहते हैं हार्मोनिक वेव। ओके फाइन। अच्छा, हार्मोनिक वेव नॉर्मल वेव से ज्यादा पावरफुल होता है, ये जो दो आपको दिख रहे हैं नॉर्मल वेव्स, इनसे ज्यादा इसकी इंटेंसिटी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हार्मोनिक वेव आपको समझ आ गया, अब आपको आर की वैल्यू निकालनी है। ठीक है फाइन, तो आर की वैल्यू निकालने के लिए इक्वेशन 16 और 17 को ऐड कीजिए। आइए इक्वेशन 16 और 17 देखते हैं। ये दिख गया आपको इक्वेशन 16, ये वाला जिससे आपने लेट किया था ना, जिन दो इक्वेशंस को लेट किया था वही इक्वेशन 17 और 16 थे। ठीक है, ये आपका 16 और ये वाला है आपका 17। करना ये है कि इनको स्क्वायर कर देना है। आइए, तो यार आपको इसको स्क्वायर करके लेट कर दे ऐड कर देना है। तो जब आप स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो आपके सामने लेफ्ट हैंड साइड में ये टर्म रह जाएगी, मैं दिखाना चाहता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में आप राइट हैंड साइड में स्क्वायर कीजिए, यहाँ हो जाएगा आर का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर, आर स्क्वायर, साइन स्क्वायर, तो फिर आर स्क्वायर कॉमन, कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर अंदर ब्रैकेट में चला जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ लग जाएगा b साइन फाई का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे दिखा दूँ आपको क्लियरली। ओके, तो यही चीज़ किया है, लेफ्ट जो राइट वाली टर्म थी ना उसको यहाँ पे लिख लिया, आर स्क्वायर वहाँ से कॉमन निकाल के, यहाँ बच गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका होल स्क्वायर कर दिया, इसका भी स्क्वायर कर दिया। फर्दर जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू 1 होती है ट्रिगो में, 1 पुट कर दीजिए, यहाँ बच गया आर स्क्वायर। इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, सॉल्व करने के बाद आप इस जगह पे जाके छूटेंगे, यानी कि बहुत सारी चीजें कॉमन लेंगे, जैसे यहाँ पे ये 1 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 बन जाएगा, यहाँ पे ये बचेगा 2ab cos 5। आप समझदार है, आप इस चीज को सॉल्व कर लेंगे। फिर यहाँ से आर स्क्वायर जो है उसका रूट चला गया इसके ऊपर, ये चीज सॉल्व हो गया, बहुत ईजी है। ओके, इंटेंसिटी में हमने ये वाली इक्वेशन पढ़ी हुई थी, रिजल्ट यही आया था इंटेंसिटी के अंदर। ठीक है, जब इंटेंसिटी में आपको आई की वैल्यू निकालनी थी तो ये रिजल्ट आ रहा था। इंडिविजुअल वेव्स की इंटेंसिटी को आप सिमिलरली सुपर पोजिशन प्रिंसिपल से सॉल्व कर रहे थे, ये मैंने पहले पढ़ा लिया है। ठीक है, आप प्लीज चेकआउट कर लीजिएगा। अब आप कंपेयर कीजिए, आप इसको और इसको कंपेयर कीजिए। ठीक है, जब आप कंपेयर करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि ऑलमोस्ट सारी चीज़ जो है बिल्कुल सिमिलर है। ठीक है, सिवाय कुछ चीज़ों के। ठीक, अब बात करते हैं कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो है वो हम कैसे निकालें। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात की जाती है। जब देखो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब होता है जब क्रस्ट और क्रस्ट मिलते हैं या ट्रफ और ट्रफ मिलते हैं, तब बनता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब हमें इसकी इक्वेशन सॉल्व करनी है, इसकी वैल्यूज निकालनी है। चलिए देखिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बस आपका ये फाई है। ठीक है, अब ये फाई मैक्सिमम कब होगा, ये फाई मैक्सिमम होगा जब एंगल होगा 0 डिग्री, राइट, क्योंकि मैक्सिमम होगा तभी आपका कंस्ट्रक्टिव बनेगा। कंस्ट्रक्टिव में चीजें मैक्सिमम होती है, इसीलिए मैंने मैक्सिमम बोला। अब कॉस मैक्सिमम तब होता है जब उसकी वैल्यू होती है 0 डिग्री, राइट। तो या तो कॉस 0 इस्तेमाल करो, या 2 पाई मतलब 360 का इस्तेमाल करो, या फिर 4 पाई। ठीक है, तो यार ऐसे होता है, या तो उसको 0 पे रहने दो, इस पॉइंट पे रहने दो, या चक्कर काट के वापस आ जाओ, या एक और चक्कर काट लो। तो ये चीजें हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमको यही समझना है कि जब cos फाई को आपको मैक्सिमम रखना हो तो आपको वैल्यू चाहिए +1, क्योंकि cos 0 की वैल्यू होती है +1 और +1 मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो फाई की वैल्यू आप क्या रखोगे, या तो 0 या फिर 2 पाई या फिर 4 पाई और फर्दर चलता रहेगा। तो यहाँ से आप ध्यान से देखो, तो मैं यहाँ पे फाई को 2n पाई बोल सकता हूँ। n क्या है, n है यहाँ पे 0 1 2 3, n की वैल्यू 0 रख दूँ, ये पूरा 0 बन गया, तो फाई पहली बार में 0 आ जाएगा। n की वैल्यू 1 रख दूँ, यहाँ पे 1 रख दूँ, तो n की वैल्यू 2 पाई आ जाएगी। n की वैल्यू 2 रख दूँ तो 2 2 जा 4 बन जाएगा, ये आ जाएगा 4 पाई। देख रहे हो, ये पैटर्न फॉलो अप हो गया। तो मैं फाई को समराइज कर लूंगा 2n पाई में, राइट। चलिए ये बात समझ आ गया। अब बात एक और करते हैं कि दो वेव्स, सपोज कीजिए जिन वेव्स की हम बातें कर रहे हैं, मान लीजिए ओके, इस पे वेव्स वापस से ड्रॉ करते हैं। लेट्स सपोज दो वेव्स, ये पहला वेव था और ये दूसरा वेव था। मान लीजिए कि दो डिफरेंट सोर्स है, यार ये सोर्स है, ठीक है, यहाँ से ऐसे वेव निकल रहा है, ठीक है, ये वेव निकल रहा है, इनके बीच का जो डिफरेंस है, ठीक है, वो है x। ठीक है, दो वेव के बीच में जो पाथ डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस है वो है आपका x। ठीक है, आपने x मान लिया। अब क्या, अब आगे देखिए,
अगर आपने उसे x मान लिया, पाथ डिफरेंस जो दो वेव का है उसे आपने x मान लिया, ठीक है, तो x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको, पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करना पड़ता है। ओके, मुझे एक बात बताइए, जो पाथ डिफरेंस होगा वो जो लैम्डा है, मतलब जो वेव लेंथ है, मैं अगर आपको यहाँ पे लिख के दिखाऊं, जो भी वेव का वेव लेंथ है, ठीक है, ये वेव लेंथ है, इसे आप लैम्डा से कहते हैं, ठीक। इस लैम्डा में जितनी कमी रह जाएगी वही पाथ डिफरेंस है। अगर लैम्डा पूरी तरह से पहुंच गया आखिरी पॉइंट तक तो कोई पाथ डिफरेंस नहीं रहेगा। दोनों वेव के लैम्डा में जो अंतर रह जाता है उसे हम पाथ डिफरेंस कहते हैं। ये अगर लैम्डा की टर्म में समझना है तो x एक प्रकार से लैम्डा है, ठीक है, लेकिन लैम्डा का कितना पोर्शन रह गया है, लैम्डा का जितना पोर्शन रह गया है, जितना पोर्शन यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वही पाथ डिफरेंस बनेगा। लैम्डा का जितना पोर्शन रह गया है वो बनेगा आपका पाथ डिफरेंस x। जितना कितना पोर्शन रह गया है, जितना ये फेज होगा, ठीक है, जितना ये कॉस। तो यहाँ पे हमें डालना है थीटा की वैल्यू, फाई की वैल्यू, ठीक है, फाई की वैल्यू क्या है 2n पाई, ठीक। अच्छा एक और बात बताइए, इस चीज़ को बहुत सिंप्लीफाई करते हैं, चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको। देखिए मैं कह रहा हूँ कि x है आपका पाथ डिफरेंस और वो लैम्डा के इक्वल है, ठीक है, लैम्डा अपॉन में 2 पाई के इक्वल है, ठीक, 2 पाई मतलब 360, ठीक, ये है ना, ये है 180, ये है 180, 360 और ये पूरा है लैम्डा, ठीक है। तो लैम्डा का मान लीजिए कि इतना पोर्शन कवर किया, लेट सपोज 30 डिग्री कवर किया, यहाँ पे मैं बना देता हूँ 30 डिग्री, ठीक है, तो ये लैम्डा ऑफ 30 डिग्री हो जाएगा, वो बन जाएगा x, ठीक है। तो ये पूरा था 260 और 360 का अभी तो फिलहाल 30 डिग्री कवर कर रहा है, इसीलिए मैंने लिखा x बराबर लैम्डा अपॉन में 2 पाई, ठीक है, इनटू में कमी कितने की रह रही है, जितना वो cos फाई होगा, मतलब जितना फाई होगा, राइट, तो यहाँ पे फाई आ जाएगा। तो इस तरीके से फॉर्मूला बनता है, आप चाहे तो लर्न कर लीजिए, मैंने समझाने की कोशिश करी है, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, x बराबर फाई की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, फाई की वैल्यू हमने निकाली थी 2n पाई, यहाँ पे डाल दीजिए 2n पाई। जो वैल्यूज कट रही है ना आप उनको प्लीज कट कर लीजिए, तो यहाँ से वैल्यूज कट रही है 2 पाई, ठीक है, 2 और पाई कट रही है, तो आंसर आ जाएगा x बराबर 2 लैम्डा n, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया, ठीक। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आंसर यही आ रहा, 2 अच्छा 2 से 2 भी कट जाएगा ना, ठीक है, ये 2 भी कट जाएगा, इस 2 को लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है, आप इस 2 को भी कट कर लीजिए प्लीज, लैम्डा n बचा, तो आंसर है आपका लैम्डा n। ये आपका पाथ डिफरेंस है, किसमें, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, राइट। अब इसी तरीके से डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की भी वैल्यू निकलेगी, आप प्लीज उसे निकाल लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इंटरफेरेंस एंड एनर्जी कंजर्वेशन, इसको भी यहीं डिस्कस कर लेते हैं, बहुत ईजी है। देखिए जब इंटरफेरेंस की बात की जाती है, कंस्ट्रक्टिव में इंटरफेरेंस बनता है, अब मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए, सपोज कीजिए कि ये आपका एक वेव है, ठीक है, ये है ए, मतलब क्रस्ट है ए और किसी वेव का ट्रफ है बी, राइट, ये ट्रफ है बी। तो किसी वेव का क्रस्ट, अब मान लीजिए दूसरे वेव का क्रस्ट ले लीजिए बी, राइट। एक चीज समझिए इसको, इसे रब करता हूं मैं, चलिए पहले वाले वेव का क्रस्ट ए है, दूसरे वाले वेव का क्रस्ट की जो वैल्यू मतलब एम्पलीट्यूड है वो बी है, यानी ये ए है, दिस वन इज योर ए एंड दिस वन इज योर बी। तो जब ये इंटरमिक्स करेंगे तो एक्चुअल में जो ये वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, ए प्लस ए। अगर क्रस्ट मिलेगा तब, क्रस्ट और क्रस्ट मिलेगा तब के केस में, अगर क्रस्ट और ट्रफ मिल गया, ठीक है, तो आ जाएगा ए माइनस बी, क्या आ जाएगा ए माइनस बी, इंटेंसिटी कुछ इसी प्रकार से हो जाएगी। तो यहाँ पे भी यही बोला हुआ है कि अगर यार मैक्सिमम निकालना है आपको, आई मैक्सिमम निकालना है तो ए प्लस बी मिल जाएंगे, और ये फॉर्मूला होता है, यहाँ पे स्क्वायर चलता है, ये फॉर्मूला आपको पीछे पढ़ाया गया है, ठीक है। बस इतना समझ लो कि इंटेंसिटी जो जब मैक्सिमम निकालनी हो तो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर करना पड़ता है, ये पॉपुलर फॉर्मूला है, आई इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पे ओवरऑल एम्पलीट्यूड तो ए प्लस बी है, तो इसलिए ए प्लस बी लिख दिया। जब मिनिमम चाहिए ए माइनस बी कर लो। आपको एवरेज निकालना है, मैक्स प्लस मिन डिवाइडेड बाई 2, मैक्स प्लस मिन डिवाइडेड बाई 2। जो वैल्यू सॉल्व होकर यहाँ पे आती है उसको सॉल्व कर लो और ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो इफ देयर वर नो इंटरफेरेंस द इंटेंसिटी ऑफ लाइट फ्रॉम टू सोर्सेज एट एवरी पॉइंट ऑन द स्क्रीन वुड बी लाइक दिस। अगर कोई इंटरफेरेंस ही नहीं है तब तो इंटेंसिटी कुछ इसी प्रकार से रहेगी, डायरेक्ट आप इसको प्लस कर लो। मगर इंटरफेरेंस है तो फिर ओवरऑल आंसर ये निकल के आएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी, ठीक है। इंटरफेरेंस और एनर्जी कंजर्वेशन का क्या मतलब है, ओके। कंजर्वेशन का मतलब है कुछ लॉस नहीं हुआ यार, इंटरमिक्स हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्रस्ट चला गया, ट्रफ पे ट्रफ चला गया, अदरवाइज फिर लॉस हो गया, अदरवाइज फिर एक दूसरे से उन्होंने कैंसिल आउट कर लिया अगर क्रस्ट ट्रफ मिल जाते हैं तो, ठीक है। तो ये था आपका, इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन केस ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सप्रेशन देखेंगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।